एवरीवन, आपका स्वागत है सीए वेब में। तो आज हम लोग अपना लेक्चर टू स्टार्ट करने वाले हैं। कल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर टू जनरल एंट्रीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल अगर आपको याद रहेगा तो एंडिंग में मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो होपफुली आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा। अगर कोई कर नहीं पाए तो चलिए साथ में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन बेसिकली आपका डेबिट एंड क्रेडिट में एक पॉइंट था, कैपिटल कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें पूछा गया था, सबसे पहले आपको वो पहचानना रहेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो आपके कैपिटल से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट आपका बोरोड मीन्स आपकी लायबिलिटी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट आपका विड्रॉ, तो वो आपका कैपिटल से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट आपका लोन, तो वो पॉइंट आपका लायबिलिटी से रिलेटेड है। और फिफ्थ पॉइंट आपका एसेट से। देखिए आपके पास इसमें कैपिटल के बारे में जानकारी दी रखी है और लायबिलिटी के बारे में, आपके पास एसेट के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो इसमें आपको एक्चुअली निकालना है, इसमें आपको एसेट निकालना है। तो अगर आपको याद रहेगा तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, राइट। तो अभी देखिए अगर आप मैथ जानते हैं तो थोड़े इक्वेशन में इधर उधर करके मैं एसेट्स का फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो मेरा एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए। असेट इज इक्वल टू, बताइए। यस, कैपिटल माइनस लाइबिलिटी। तो मुझे वही करना है, इसमें सब एंट्री पास करना है। तो मेरा आखिरी में मुझे एसेट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट माइनस लाइबिलिटी। तो चलिए चालू करते हैं, पहला एंट्री पास करते हैं। देखिए पहला एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद 10 लाख रुपीज। तो आपका कोई आपने धंधा चालू किया, तो उसमें आपने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया, तो आपका क्या रहता है, वो रहता है आपका कैपिटल। तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपीज का एंट्री कर देंगे। तो आपने कर दिया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है, बोरोड फ्रॉम बैंक 5 लैक्स। आपने बैंक से धंधा चलाने के लिए 5 लाख रुपए ले लिए। तो वो आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी, क्योंकि बाद में आपको बैंक को पैसा लौटाना है। तो कोई चीज अगर हमें लौटानी होती है तो वो हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो आप इसमें लाइबिलिटी में 5 लाख रुपीज लिख देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। कितना, 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए अपने धंधे से निकाल लिए। तो देखिए पहले आपने पैसा डाला था तो वो आपका कैपिटल हुआ था, बाद में आपने उस कैपिटल में से 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो पॉइंट्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको नेगेटिव 2 लाख रुपीज कर देंगे। तो नेगेटिव हो गया। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है, लोन रीपेड रुपीज 1 लाख रुपीज। तो मैंने जो 5 लाख रुपए बैंक से लिया था, वो मैंने उसमें से 1 लाख रुपए वापस कर दिया। तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी कम हो गया, तो मैं उसको माइनस लिख दूंगा। एक्चुअली 5 लाख की लाइबिलिटी, उसमें से एक चुका दिया तो मेरे 4 लाख की लाइबिलिटी बची है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट ये है मेरा, मैंने फर्नीचर खरीदा है 3 लाख रुपए का, लेकिन उसके बदले में दिया क्या है, कैश दिया है। तो देखिए अगर मैं इसका जनरल एंट्री पास करता हूँ, मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया फर्नीचर। तो आपको कल गोल्डन रूल याद रहेगा, हमने पढ़ा था, जो भी आएगा वो डेबिट रहेगा, जो भी जाएगा वो क्रेडिट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट, क्योंकि ये मेरे पास आया है। क्रेडिट क्या रहेगा, मेरा कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, मेरा पास से पैसा गया है, क्यों गया है, फर्नीचर बाय करने के लिए। तो देखिए लेकिन मेरे दोनों अकाउंट जो रहते हैं ना वो एसिड रहते हैं। आपको याद रहेगा फर्नीचर जो है वो मेरा फिक्स एसिड में आता है। फिक्स एसिड आपके किधर आते हैं, एसिड साइड्स में आते हैं। कैश किस में आता है, आपका करंट एसिड में आता है। वो, तो देखिए एसिड से क्लियर है, दोनों चीज आपके एसिड में आएगा। तो आपने एक फॉर्म ऑफ एसिड देके दूसरी फॉर्म ऑफ एसिड खरीदी, तो भले से दोनों का अमाउंट सेम है, 3 लाख का अपना फर्नीचर खरीदा, बदले में 3 लाख कैश दिया, तो आपका नेट एसिड में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 लाख रुपए का मेरे पास एसिड आया, लेकिन बदले में मैंने 3 लाख रुपए का एसिड दे दिया, तो मेरा नेट चेंज कितना रहा, जीरो रहा। अब मैं इनको टोटल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा 10 लैक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में था, उसमें से 2 लाख मेरा विड्रॉ हो गया। तो मेरे पास बचा कितना, 8 लाख रुपीज बचा। मेरे पास लाइबिलिटी कितनी थी, 5 लाख, उसमें से 1 लाख मैंने रीपे कर दी, तो मेरे पास लाइबिलिटी कितनी बची, 4 लैक्स। अब मैंने जो इक्वेशन बनाई थी ऊपर एसिड निकालने के लिए, तो उसमें डाल डाल के देखते हैं। देखिए असेट इज इक्वल टू, कैपिटल कितना बचा है आपका, 8 लाख रुपए बचा है, माइनस आपका अभी लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी आपकी 4 लाख रुपए। तो आपका असेट का वैल्यू कितना हो गया, असेट इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। यहाँ पे मेरा 4 लाख का आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा सम तो आपको आने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको एंट्री कैसा करना है वो सॉल्व करने में बहुत मदद करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको याद है तो कल के वीडियो में हमने जो मेन टॉपिक कवर किया था वो था जनरल एंट्री। उससे रिलेटेड हमने 5 गोल्डन रूल बनाए थे, और वो गोल्डन रूल के लिए हमने एक मेमोरी ट्रिक बनाई थी, अगर आपको याद रहेगा, जिससे आपके पांचों गोल्डन रूल्स जो थे वो सिंगल ट्रिक से सब सॉल्व हो जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या थी, किसी को याद है, जो भी आएगा क्या होगा, वो होगा डेबिट, जो भी जाएगा क्या होगा, क्रेडिट।
तो ये चीज आपको बार बार बोलते रहना है, जिससे आपको याद रहेगी। कुछ भी आपके पास आया तो डेबिट, कुछ भी आपके पास से गया क्रेडिट। तो इसी के बेस पे मतलब हमने जो जनरल एंट्री सीखी थी और कुछ बेसिक एग्जांपल सॉल्व किए थे, आज उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल से ही उठाए गए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। और कल हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में जो जनरल एंट्री के क्वेश्चन आए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। मैं आपका हर टॉपिक पे आपके एग्जाम्पल प्लस स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चन है वो, प्लस जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं, भले से वो एमटीपी, आरटीपी या खुद क्वेश्चन पेपर में जो भी आया रहेगा वो जरूर सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो हाई रहेगा। तो चलिए जनरल एंट्री पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके चैप्टर के आगे का टॉपिक रहेंगे वो कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं जनरल एंट्री पे सॉल्व। अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारा, पास जनरल एंट्री फॉर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ गैंग। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है, किसी बुक में करनी है, गैंग की बुक में करनी है। और ये आपको 4 जनरल एंट्री इसमें दे के रखी है, तो आप देख सकते हैं। अभी देखिए आपका इसका एक फॉर्मेट होता है राइटिंग करने का। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी होती है जनरल एंट्री इन दी बुक ऑफ डैश, जो भी आपको नेम दे रखा रहता है वो डालना होता है। फिर क्वेश्चन में हम लोगों को गैंग दे रखा है, तो हम यहाँ पे गैंग लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, मतलब आपका एक डेबिट अमाउंट आएगा, एक क्रेडिट अमाउंट आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग। पहला दे रखा है आपका, एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ 1 लाख रुपए, जिसका कॉस्ट प्राइस था आपका कितना, 75,000 ऑन द ईव ऑफ होली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज। तो देखिए इसी को, हाँ, इस एंट्री का मतलब है होली का त्योहार था, तो उस पे एम्प्लॉय गिफ्ट के रूप में इन्वेंट्री ले गए, कितने रुपए की, 1 लाख की। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है, 75,000। और उसका पैसा आप कैसे एम्प्लॉय से लेंगे, उनका जो सैलरी है उसमें से कम कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम अपने गोल्डन रूल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, जो भी आएगा डेबिट होगा, जो भी जाएगा क्रेडिट होगा, उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से जा रहे हैं हमारी इन्वेंट्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इन्वेंट्री। ठीक है, टू इन्वेंट्री अकाउंट। अभी यहाँ पे आप इन्वेंट्री लिख सकते हैं, बहुत लोग इसको परचेज भी लिखते हैं, क्योंकि देखिए आखिरी में आप जब एंट्री करते हैं तो उसको परचेज अकाउंट करके करते हैं बेसिक लेवल पे। तो ये आपका वो इन्वेंट्री अकाउंट और परचेज अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा वैसा आप लिख सकते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा क्रेडिट, क्योंकि जो भी चीज हमारे पास से जाती है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, उसकी वजह से हम क्राई करते हैं, सिंपल। जो हमने कल एक स्टोरी बनाई थी, तो उसको आपको सीआर से क्राई का याद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एंट्री में क्या जा रहा है, इन्वेंट्री जा रही है, तो हमने वो लिख दिया। आपको यहाँ पे दो फिगर है, एक तो 1 लाख रुपीज, एक है 75,000। तो आपको पता कैसे चलेगा आपको कौन सा फिगर लेना है। तो देखिए जब आप, अभी सिंपल, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, परचेज का एंट्री मार के देखिए, आपने जो इन्वेंट्री परचेज किया रहेगा तो उसका एंट्री क्या मारा रहेगा, आपके पास आया क्या था, आपके पास आई थी इन्वेंट्री, तो आपने परचेज को क्या किया रहेगा, डेबिट किया रहेगा। और आपने क्रेडिट किसको किया रहेगा, आपके पास से उसके बदले में कैश दिया रहेगा या बैंक से पैसा गया रहेगा, तो आपने उस चीज को क्रेडिट किया रहेगा। ठीक है, लेकिन कितना खरीदा रहेगा, आपका कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदा रहेगा, आपका 75 पे खरीदा रहेगा, तो 75 आपका डेबिट हुआ रहेगा, 75 क्रेडिट हुआ रहेगा। तो सेम चीज यहाँ पे जब आपसे एम्प्लॉइज इन्वेंट्री आपका लेके गए तो कॉस्ट प्राइस, मतलब लेके 1 लाख की गए, उसमें मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्लूड है, फिर उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था, 75,000। तो जब आप एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपने सेल नहीं किया है तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपके एम्प्लॉइज ले गए, आप उनकी सैलरी में डिडक्ट कर रहे हो, तो जितनी तो कॉस्ट प्राइस है सर आप उतना ही लोगे। तो यहाँ पे देखिए सैलरी अकाउंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट है ना, डेबिट कितने अमाउंट से होगा, यहाँ पे मेरा होगा 75,000 से। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जितना बैलेंस आपका डेबिट का रहता है उतना ही क्रेडिट का रहना होता है। तो आखिर में जो नेट ऑफ करके इनको बचना चाहिए वो जीरो बचना चाहिए। अगर आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आपने कुछ तो एंट्री पास करने में गलती की है, तो हमेशा वो चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे मेरा पहला एंट्री पास हो गया है। तो देखिए इसमें एक चीज और रहता है, इसके आखिरी में मुझे एक नरेशन लिखना होता है। नरेशन का स्टार्टिंग हमेशा बीइंग करके होता है, उसके आगे देखिए आपका जो भी पूछा है एंट्री, उसका आप शॉर्ट में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो इधर। तो ऐसा आपका नरेशन आता है। अब चलिए हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड में वेजेस पेड टू इरेक्शन ऑफ मशीन, कितना, 18,000। मतलब आपके बिजनेस में कोई मशीन लग रही थी, उसको आपने बाहर निकलवाने के लिए, मतलब सिंपल बोल रही है, स्क्रैप करने के लिए 18,000 दिए हैं। तो मे बी वो डिसमेंटलिंग चार्ज हो सकता है या किसी भी हो सकता है। तो आपने देखिए ये वेजेस दिया है, वेजेस इन दी फॉर्म किस में देते हैं, हम लोग कैश में देते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी बैंक से हम कर पे करते हैं तो वहाँ पे या बैंक मेंशन रहता है या चेक मेंशन रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, हम क्या मानेंगे कि हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया कैश। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। आप बोलेंगे आप पहले क्रेडिट का एंट्री क्यों लिखते हो, डेबिट का क्यों बाद में लिखते हो, क्योंकि देखिए मुझे एंट्री पढ़ते ही सबसे पहले क्या गया है मेरे पास से वो क्लियर होता है। तो अगर वो क्लियर हो जाएगा ना तो किसके अगेंस्ट में गया है और किस चीज को डेबिट करना है, वो पैसा पहचानना बहुत आसान रहता है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना,
हमेशा पहले क्रेडिट अकाउंट में क्या जाएगा वो प्रैक्टिस करिए, तो उसका लेन में डेबिट क्या होगा वो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अगर आप पहले डेबिट करते हैं तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्रेडिट का। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितने रुपीज से हुआ है मेरा? 18,000। तो मेरा ठीक है, अभी मेरे किसके अगेंस्ट में हुआ है? अभी खर्चा किससे रिलेटेड हुआ है? यहाँ पे मेरा क्या हुआ, मशीन को बाहर निकालने के लिए, मतलब डिसमेंटल करने के लिए या इरेक्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया कितने रुपीज से होगा, 18,000। समझा? अभी देखिए इस एंट्री का अगर हम लोग इफेक्ट समझते हैं, तो मेरे पास से क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश। कैश मतलब मेरे पास से जा रहा है, जा रहा है तो मेरा एसेट कम हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे मशीनरी, मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट। तो मीन्स मशीनरी की जो मेरी कॉस्ट थी, मानिए 1 लाख की मैंने कभी मशीन खरीदी रहेगी, तो उस 1 लाख में मेरा 18,000 और खर्चा हो गया। तो टोटल मेरा खर्चा कितना हो गया, मशीनरी की एक्चुअल अगर मैं वैल्यू पकड़ता हूँ तो कितना हो गया, 1 लाख का परचेज हो गया, 18 लाख उसका इरेक्शन का हो गया। तो 1,18,000 का मेरा खर्चा हो गया। तो मेरा ओवरऑल सिर्फ अभी डेबिट, अगर एंट्री मार के देखते, देखिए अगर मानिए आपने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, तो आप उसको क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास आया क्या, मशीन आई, मानिए 1 लाख रुपए की आती है, और आपके पास से जाएगा क्या, टू बैंक से आपने पेमेंट कर दिया मानिए 1 लाख रुपए। तो देखिए अभी भी इसका डेबिट अकाउंट था क्योंकि आपके पास चीज आई थी, और गया क्या था, बैंक से पैसा, तो आपने एंट्री पास करी थी। अभी भी डेबिट अकाउंट है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें तो कुछ कम नहीं हुआ है, इसमें हमारा खर्चा बढ़ गया है। पहले भी मशीन खरीदने के लिए हमने खर्चा किया था, और अभी भी उसका इरेक्शन कराने के लिए हमने खर्चा किया है, तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस भी आएगा। होपफुली ये आपको समझ में आया रहेगा। अब हम लोग हमारी थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड एंट्री क्या बोलती है मेरी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर। ठीक है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 17,000, बस पेड आउट ऑफ पेटी कैश। अभी देखिए प्रोपराइटर कौन रहता है, जो धंधा चला रहा है वो मालिक। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 17,000 पेटी कैश ले जा रहा है। मीन्स हमारा कैश ले जा रहा है, धंधे का कैश वो खुद के लाइबिलिटी पे करने के लिए ले जा रहा है। अभी देखिए अगर ये मेरा इंडिविजुअल एंट्री रहता, मतलब मैं अगर ओनर की बुक में, प्रोपराइटर की बुक में एंट्री मारता, तो वो एंट्री अलग रहती। लेकिन मैं अभी बुक्स में कितनी मांग रहा हूँ, गैंग। गैंग क्या है, मेरा बिजनेस नेम है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, मेरे पास से सबसे पहले क्या क्या मैं वही लिख लूंगा, क्रेडिट एंट्री टू पेटी कैश। ठीक है, तो मेरा क्रेडिट हो गया, कितने रुपए से हो गया मेरा क्रेडिट, हो गया 17,000 से। अब मेरा डेबिट की बात आई। अभी डेबिट देखिए कौन पैसा ले जा रहा है, मेरा ओनर। ओनर क्या रहता है, कैपिटल अकाउंट। तो जब भी कैपिटल में से कुछ भी वापस वो विड्रॉ करता है, तो वो मेरा किस में आ जाता है, ड्रॉइंग्स में। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये कल हमने, आपको याद रहेगा तो एक एग्जांपल भी करा था, जिसमें वो कैपिटल को अपना विड्रॉ कर रहा था, तो हमने ड्रॉइंग टू कैश या बैंक किया था। यहाँ पे कितने से डेबिट हो जाएगा, 17,000 से। अगर हम लोग ये ओनर की, जो प्रॉपराइटर है उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे रहते, तो क्या रहता, आप ये खुद सोच के बताइए। इसका आंसर मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल की वीडियो में स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए बिजनेस के अकॉर्डिंग तो हमने एंट्री पास कर ली कि ड्रॉइंग्स हो गई और पेटी कैश मेरा क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर ये बुक्स में हम लोग प्रॉपराइटर की, मतलब ओनर की बुक्स में करते, तो ये एंट्री थोड़ी अलग होती। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए होमवर्क है आज का। अभी हम चलते हैं हमारी फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री मेरी क्या बोलती है, परचेस ऑफ गुड फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 lakhs। मतलब हमने नवीन नाम के एक बंदे से 2 लाख रुपए का अपना गुड्स खरीदा है। ठीक है, उसने क्या किया है, हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, और 5%, सॉरी 5,000 कैश डिस्काउंट दिया है। अभी यहाँ पे इसके ना दो मीनिंग निकले। देखिए आपने कुछ चीज खरीदा, ऑन दी स्पॉट उस बंदे ने बोला सर 10% कम हो जाएगा, और 2 लाख रुपए की आपने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लाख रुपए की हमने कोई चीज खरीदी है, तो उसमें से हमारा 10% कम हो गया, मतलब हमारा कितना हो गया, 20,000 रुपए कम हो गया। तो मेरा एक्चुअली कॉस्ट कितना हो गया, मेरा 1,80,000 रुपए, 80,000 का वो चीज पड़ा। अगर इसको शॉर्ट में करना है, तो 100 रुपए की आपकी कोई चीज थी, उसने बोला सर आप ले जाइए, 10% में डिस्काउंट दे देता हूँ। तो उसने डिस्काउंट दिया, तो वो चीज अब मेरे को कितने की हो गई, 90 रुपए की। अभी वो एक चीज और बोल रहा है, सर अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हैं या कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो मैं आप इसको 5,000 और डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसमें मेरा दो एंट्री पास होगा, कैसे होगा, चलिए पहले पहले एंट्री करते हैं। आपके पास से यहाँ पे जा क्या रहा है, आपने गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट का बताया इस एंट्री में आपको किधर भी नहीं। तो आपके पास से देखिए कैश नहीं गया, बैंक में नहीं गया, आपने क्या उधार पे लेके आए हो, मतलब क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं ना, तो आप वैसे लेके आए हो। तो यहाँ पे क्रेडिट देने वाला कौन है, नवीन। तो हमारा क्रेडिट कौन होगा, नवीन अकाउंट। और ये क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बोला था सन्डी क्रेडिटर्स। तो ये मेरा क्रेडिट होगा, कितने से होगा बताइए, 2 लाख रुपए नहीं, 2 लाख से क्यों नहीं होगा, उसने 10% हमें डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है, तो मेरा वैल्यू कितना बचा, 1,80। तो 1,80,000 से मेरा डेबिट होगा, क्योंकि एक्चुअली में देखिए उस बंदे ने 2 लाख कीमत बचाई थी, लेकिन डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे जितना आखिरी में बचा है डिस्काउंट काट के, उतना ही तो उसको पैसा पे करना है। मैं थोड़ी 2 लाख करूंगा फिर उससे 20,000 वापस लूंगा। तो उसने डिस्काउंट दिया, आप कुछ खरीदने जाते दिया, अमेजोन वगैरह तो बाय करते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आप नेट जो वैल्यू रहता है वही तो पे करते हो आप। अभी देखिए मेरा डेबिट क्या होगा, डेबिट में देखिए परचेज ऑफ गुड्स, तो मेरा परचेज अकाउंट यहाँ पे मेरा डेबिट हो जाएगा। तो कितने से होगा बोलिए, यस राइट, 1,80,000 से।
क्योंकि जितना मेरा डेबिट है उतना ही मेरा क्रेडिट रहना चाहिए। अब देखिए पहला हाफ ऑफ द एंट्री मेरा हो गया। अब सेकंड हाफ में क्या बोला है, अगर हम लोग करते हैं पेमेंट तो 5,000 वो हमें कैश डिस्काउंट देगा। अब जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये एंट्री जब पास होगा, तो इसमें देखिए आप जब पेमेंट करेंगे, क्रेडिट में आपके पास से जाएगा क्या? आपके पास से या कैश से पैसा जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा? कितना जाएगा बताइए? आपकी लाइबिलिटी कितनी खड़ी खड़ी थी? 180। लेकिन यहाँ पे ना आप 180 लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि क्यों रॉन्ग हो गया? 5,000 वो हमें डिस्काउंट देने वाला है अगर हम जल्दी पे कर देते हैं या कैश में पे कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं क्रेडिट करूंगा 5,000 मेरा कैश डिस्काउंट को। ठीक है, अब बचा कितना? मेरा लाइबिलिटी कितना था? 1,80,000 था। उसमें से 5,000 मुझे कम पे करना है क्योंकि वो मुझे पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दे रहा है। तो मुझे एक्चुअली में कितना करना है? 1,75,000, मतलब 1,75,000 मुझे उसको सिर्फ पे करना है। तो मेरा वो किससे जाएगा? कैश से जाएगा, बैंक से जाएगा। अब मैं डेबिट क्या करूंगा? मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ? नवीन जो मेरा पहले क्रेडिटर था, मतलब जिसकी जो मेरे लिए लाइबिलिटी था, उसकी मैं लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ। तो डेबिट कौन होगा? नवीन होगा इधर। नवीन अकाउंट डेबिट। अगर आप इस एंट्री के बाद देखेंगे और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, जितना आपका क्रेडिट है उतना ही डेबिट। भले से बैंक से आपने 1,75,000 ही पे किया है, लेकिन ओवरऑल लाइबिलिटी कितनी थी? 1,80,000 थी। 5,000 उसने डिस्काउंट दिया, इसलिए लाइबिलिटी अपने को पे कम करनी पड़ी ना। लाइबिलिटी तो लेकिन 180 की थी। तो यहाँ पे ये जो डेबिट होगा वो 1,80,000 से होगा। ये चीज याद रखिएगा। पे कितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइबिलिटी कितनी थी वो इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ एंट्री में हमारे दो एक्सपेक्ट थे। पहले हमने जब क्रेडिट पे परचेज किया तो हमने उसका एंट्री पास किया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट एंट्री पास किया। और जब हमने पे किया है, पेमेंट में हमने 5,000 का डिस्काउंट लेके नेट पे किया, लेकिन लाइबिलिटी उसकी पूरी खत्म हो गई है। तो देखिए नवीन हमारा पहले क्रेडिट में था 180, बाद में हमारा डेबिट में 180, तो नेट ऑफ जीरो हो गया, मतलब इसकी जितनी भी लाइबिलिटी हमने पूरी चुका दी। होपफुली ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा रहेगा और समझ में भी आया रहेगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि नोट पैड लाके मैं आपको लिख के भी टाइप करके दिखाऊं। ये टाइपिंग में मुझे पता है थोड़ा समझने में आपको एरर आता रहेगा, लेकिन होपफुली वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन सेकंड की तरफ। मेरा वीडियो शॉर्ट ही रहेगा, 20 से 25 मिनट के रहेगा, जिससे आपको वो देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एकदम से ऐसा भी नहीं लगेगा कितने घंटे मुझे देखना है। आप 20 से 30 मिनट रोज निकालेंगे, आपका 5-6 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपका जो अभी अटेम्प्ट आएगा वो आएगा नवंबर 26 में। उससे पहले अकाउंट्स आपका इतना अच्छे से हो जाएगा, ये टू रिवीजन के साथ आपको पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। इजीली आप 60+ स्कोर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन टू हमारा चालू करते हैं। होपफुली क्वेश्चन वन आपको पूरा समझ में आया रहेगा। तो देखिए पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट वही रहेगा इन दी बुक्स में, और ये मेरा सब कॉमन फॉर्मेट रहता है। जनरल एंट्री कभी भी पास करनी है तो हमेशा सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा, क्योंकि बिना फॉर्मेट के ना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए मेरा एंट्री पास करने का, ठीक है चालू करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा परचेज गुड फ्रॉम सोनू फॉर 2 लाख रुपीज एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो देखिए यहाँ पे हमारा टैक्सेस की बात आ गया। हमारा सरकार जो हमसे टैक्स लेता है, सेंट्रल टैक्स लेता है एंड स्टेट टैक्स लेता है, वो भी इसमें ऐड है। तो अभी मैं आपसे उससे पहले एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। हमारा जो टैक्स लगता है ना, वो किस पे लगता है? हमारा लगता है टैक्सेबल वैल्यू पे। अभी आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या रहती है? किसी को पता है? तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। देखिए अभी जैसे हम इसी एंट्री का एग्जांपल लेते हैं। हमने गुड्स कितने की खरीदे थे? हमने खरीदे थे 3 लाख रुपीज के। ठीक है, लेकिन उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो हमारा कम कितना हो गया? हमारा 30,000 कम हो गया। तो हमारा नेट वैल्यू कितना बचा? जो मेरा गुड्स का मेरे को कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 2,70,000। तो इसमें से मेरा टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है? मेरा 3 लाख टैक्सेबल वैल्यू है कि 2,70,000 टैक्सेबल वैल्यू है, जिसमें मैं जो टैक्स का 6% दे रखा है वो अप्लाई करूंगा। आपको क्या लगता है? पेमेंट करिए। तो देखिए आपका जो टैक्सेबल वैल्यू रहता है ना, वो नेट वैल्यू रहता है, मतलब आखिरी में आपको कितना पे करना है। आपको 3 लाख तो पे नहीं करना, क्योंकि उसने 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। आपको पे कितना करना है? 2,70,000। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कौन सा होगा? 2,70,000। अब इससे मैं क्या करूंगा? 2,70,000 पे मैं 6% हमारा वो क्या करूंगा? SGST चार्ज लगाऊंगा, और सेम स्टेट टैक्स भी मैं इस पे लगाऊंगा। तो कितना रहता है बताइए? 2,70,000 इंटू 6%। तो मेरा 16,200 मेरा सेंट्रल टैक्स और 16,200 मेरा स्टेट टैक्स। तो अब चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया रहेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज, तो आपको और अच्छे से दिखेगा वीडियो में। तो देखिए अब मैं पहला एंट्री पास करने जा रहा हूँ। पहला एंट्री कैसा होगा? हमारे पास सब यहाँ पे आ क्या रहा है? सबसे पहले तो हम वो पहचानते हैं। हमारे पास आ रहा है गोश्त। जा क्या रहा है? हमारे पास से गोश्त फ्रॉम सोनू। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का कुछ भी बात नहीं किया गया है।
तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे क्रेडिटर के नाम की। क्रेडिटर कौन है इसमें, हमारा सोनू। तो देखिए सबसे पहले मैं क्रेडिटर की एंट्री पास करता हूँ। यहाँ पे क्रेडिटर कौन होगा मेरा, तो सोनू अकाउंट। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कितने से क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखिए 2,70,000 मेरा नेट वैल्यू था, प्लस उस पर टैक्स कितना लगा है मेरा 6% सेंट्रल टैक्स, प्लस 6% मेरा स्टेट टैक्स। तो मेरा जो टोटल वैल्यू बनता है वो बनता है 302,400, मतलब 3 लाख और 2,400 रुपये। तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा मेरा 3,02,400 रुपीज। अब मैं इसमें डेबिट का एंट्री करूंगा। तो देखिए डेबिट का एंट्री कैसे होगा आपका, आप खरीद क्या रहे हैं, मतलब किसके अगेंस्ट में, जो आपने सोनू को क्रेडिटर बना के खड़ा किया है तो उसके अगेंस्ट में कुछ डेबिट एंट्री पास करना है। तो आपने आया क्या आपके पास, वही अपने पास आया जो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो आया क्या हमारे पास, परचेज हुआ है गुड्स का, तो मेरा यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट हो जाएगा। अब बताइए कितने से डेबिट होगा, 3 लाख रुपीज से नहीं, 2,70,000 से। क्यों, क्योंकि जितना हमें नेट करके है पे करना उतना ही हम डेबिट करेंगे। तो 2,70,000 अभी, लेकिन मेरा देखिए क्रेडिट में बैलेंस कितना है, 3,02,400, और अपना डेबिट में बैलेंस कितना है, 270। अब ये डिफरेंस आ रहा है तो मेरा एंट्री गलत है। अभी गलत क्यों है, क्योंकि मैंने जो टैक्सेस लग रहा है उसका एंट्री पास नहीं किया है। तो मैं CGST एट 6%, जो आएगा मेरा डेबिट बैलेंस कितना, 16,200, सेम SGST बैलेंस पे मैं करूंगा टैक्स 6% कैलकुलेट, तो वो आएगा मेरा 16,200। अभी देखिए अगर आप टोटल करते हैं अब एंट्रीज का तो आपका मैच हो जाएगा। राइट, हो गया मैच आपका। 2,70,000 का मेरा परचेज, उसपे 6% मेरा सेंट्रल से, 6% मेरा स्टेट टैक्स, और उतने से मैंने सोनू को क्रेडिटर की तरह खड़ा कर दिया है 3,02,400 से। अभी पहला एंट्री आपका हो गया है, मे बी आपको समझ में आया रहेगा, कुछ डाउट है तो आप इसको बार बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, हम लोग इसको कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आपने देखिए अभी गुड्स खरीदे थे, अभी आप गुड्स क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। बेच किसको रहे हो, मोहित को, कितने रुपीज के, 1 लाख के। अब देखो खरीदने में सामने वाले ने आपसे टैक्स लिया था, तो जो आप बेचते हो तो आप भी टैक्स लगाओगे, आप लगा रहे हो 5% पे। अब देखिए पहला यहाँ पे एंट्री क्या बन रहा है, पहले तो आप गुड्स बेच रहे हो मोहित को 5% टैक्स लगा के 1 लाख रुपए के, ठीक है, वो हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, मतलब जितना भी 1 लाख प्लस टैक्स जो है उसमें से 40% वो आपको चेक दे रहा है, बाकी 60% आप उसको डेटर बना के खड़ा करोगे, मतलब वो आपको वापस पे करेगा। अभी देखिए एक रहता है हमारा डेटर, एक रहता है क्रेडिटर, जिसको आपको पे करना है, मतलब आपके लिए लाइबिलिटी है, जिसकी वजह से आप क्राई करोगे, वो आपका बनता है क्रेडिटर। और जो आपको पैसा देने वाला है, मतलब आपके पास पैसा आएगा, आएगा तो क्या होगा, डेबिट, तो वो बनेगा हमारा डेबिटर, सॉरी डेटर। आपको समझ में आया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने मोहित को गुड्स दिया है तो उस समय पैसा आएगा, तो हमारे लिए वो क्या बनेगा, डेटर बनेगा। अब इसका एंट्री क्या होगा, देखिए सबसे पहले मेरे पास आएगा क्या, 40% वो मुझे पैसा दे रहा है, लेकिन कितने अमाउंट का दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर एक रफली मैं कैलकुलेशन बताऊं और आपको एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताऊंगा, रफली कैसे करेंगे। देखिए 1 लाख रुपीज है आपका, प्लस उसपे 5% टैक्स, तो कितना हुआ, 5,000 रुपीज, प्लस आपका सेकंड स्टेट टैक्स 5,000 रुपीज, तो आपका टोटल नेट वैल्यू कितना हो गया, 1,10,000 रुपीज। तो देखिए 1,10,000 में से वो आपको 40% अभी पे कर रहा है, तो आपके पास क्या हुआ, पैसा आएगा, मतलब जो भी चीज आएगी वो क्या होती है, डेबिट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपको कितना 40% आ जाएगा, 40% आपका कितना हुआ, 44,000। क्योंकि देखिए मेरा 1 लाख का गुड्स मैंने बेचा, उस पर मैंने 5-5% करके सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगाए, तो ओवरऑल वैल्यू मेरी जो नेट टोटल वैल्यू बनी, ठीक है, इनवर्स की, वो कितनी बनी, वो मेरी बनी 1,10,000। उसका 40% वो मुझे चेक दे रहा है, तो चेक मेरा बैंक में जाएगा, बैंक में मुझे पैसा आ गया वो, बाकी का मैं क्या करूंगा, मोहित मुझे बाद में पैसा देगा तो मोहित को मैं डेटर बनाऊंगा, ठीक है। तो मोहित अकाउंट, ठीक है, डेबिट बैलेंस कितना मेरा बचा, कितना 66,000। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो टोटल मेरा 1,10,000 हो गया। अब मैं क्रेडिट का एंट्री पास करूंगा। अभी यहाँ पे ना देखिए एक छोटा सा, ठीक है, ट्रिक है, वो अगर आप समझ लेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा मोहित से कितना पैसा आएगा वो लिख लिया, बैंक से कितना, बैंक में कितना पैसा आया वो लिख लिया, मेरा टोटल इनवॉइस का वैल्यू 1,10,000 हो रहा था, डेबिट बैलेंस हो गया। अब क्रेडिट बैलेंस का मैं एंट्री कैसे पास करूंगा, तो देखिए सेल्स अकाउंट, पहले तो मैं सेल्स कर रहा हूँ अपना, मतलब सामान बेच रहा हूँ, कितने रुपए का सामान बेचा है, 1,10,000 नहीं, सामान तो 1 लाख रुपए का ही बेचा है,
तो मैं जो अमाउंट डालूंगा वो 1 लाख डालूंगा। बाकी जो 5-5 हजार है वो मेरा क्या है, उसमें टैक्स है, तो यहाँ पे मेरे को वो टैक्स में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी देखिए परचेज में जितना नेट वैल्यू आपने खरीदा था वो प्लस यहाँ पे आपने देखिए टैक्स अलग अलग से दिखाया था, क्योंकि आपकी परचेज पे टैक्स लगा है। तो सेम आपका सेल्स के टाइम भी वैसे ही रहेगा। आपने टू सेल्स किया तो सेल्स पे क्या लगा आपका, CGST टू SGST। समझा? होपफुली आपको ये एंट्री समझ में आई रहेगी। अगर आप इसका देखिए सम करते हैं तो डेबिट बैलेंस का भी 1,10,000 होता है और क्रेडिट बैलेंस का भी 1,10,000 होता है, तो आखिरी में नेट होकर मेरा जीरो, मतलब ये एंट्री भी मेरी सही है। अब चलिए हम लोग थर्ड एंट्री की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एंट्री मेरा क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। तो देखिए क्या बोल रहा है, मेरे गुड्स थे 25,000 के, वो पर्सनल यूज के लिए ले लिया। पर्सनल यूज के लिए कौन लेगा, अपना ओनर लेगा। ओनर का बैलेंस कैपिटल, मतलब उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब वो विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। तो मेरे पास से जा क्या रहा है, सबसे पहले जा रहा है मेरा गुड्स, तो डेबिट क्या होगा, वो मेरा बाद में, पहले क्रेडिट क्या होगा, गुड्स होगा। तो मैं क्रेडिट का एंट्री पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा परचेस है अकाउंट, क्या हो गया, क्रेडिट कितने से हुआ, 25,000। लेकिन सिर्फ 25,000 नहीं, क्योंकि उसमें मेरा टैक्स भी लग रहा है। कितना टैक्स लग रहा है मेरा, टू CGST टू SGST। मेरा 25,000 पे 6% का 1,500 रुपये। आपको सेंट्रल टैक्स पे करना है, 1,500 रुपये आपने पे करे रहेंगे जब ये खरीदा था। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, आपके गुड्स कितने के पड़े आपको, 28,000 का। तो जब वो ड्राइंग कर रहा है ओनर अपना, तो हम जब ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे तो कितने से करेंगे, 25,000 से नहीं, हम लोग करेंगे यहाँ पे 28,000 से। ये एंट्री आपको समझा। देखिए ऊपर और इसमें डिफरेंस क्या है, एक ही छोटा सा चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे आपने जो गुड्स खरीदे थे ना, वो 25,000 के नहीं खरीदे थे, आपने 25,000 प्लस टैक्स पे किया था, जो था आपका 3,000। तो टोटल जो गुड्स का वैल्यू हुआ वो आपका 28,000 हुआ है। तो आप जब वो डायरेक्टर अपना, प्रोपराइटर बोलिए, ओनर बोलिए, जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले जा रहे हैं तो वो ड्राइंग्स कर रहा है। तो वो ड्राइंग्स की वैल्यू हमारे सिर्फ गुड्स की वैल्यू नहीं है, उसमें जो हमने टैक्स भी पे किया है ना वो भी इंक्लूड होगा। हमारा ओवरऑल हम डेबिट कितना करेंगे, हमारा जो डेबिट बैलेंस जाएगा वो भी जाएगा 28,000। चलिए हम फोर्थ एंट्री की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ एंट्री हमारा क्या बोल रहा है, हमने मशीनरी है परचेज करी है मिस्टर ब्राइट इंडस्ट्री से, कितने की, 2 लाख रुपए की। तो इसमें हमने 18% टैक्स दिया है, मतलब 9% सेंट्रल टैक्स, 9% स्टेट टैक्स, तो 18% हमने टैक्स पे किया है। तो इसमें हमने 1 लाख रुपए का उसको चेक से दे दिया, बाकी हम 2 महीने बाद देंगे। देखिए अभी बाद में देना मतलब हमें पे करना है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी बनी। लाइबिलिटी बनी तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, संडे क्रेडिटर खड़ा करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे आया क्या है, सबसे पहले मैं वो लिखता जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मशीनरी आई है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट मेरा डेबिट होगा, कितने से होगा मुझे नहीं पता अभी। क्यों नहीं पता, क्यों, देखिए 2 लाख रुपए की मेरी मशीन थी, अगर मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ, देखिए 2 लाख रुपए की मेरी मशीन थी, उसमें मेरा 9% क्या लगा बताइए, लगा सेंट्रल टैक्स लगा। तो कितना लगा मेरा, 18,000। सेम मेरा अब स्टेट टैक्स लगा, कितना लगा, 18,000, 2 लाख पे 9%। तो मेरा मशीन का वैल्यू कितना हो गया, मेरा टोटल हो गया 2,36,000। तो ये तो मेरा हो गया। लेकिन अब मैं अगर इसको क्रेडिट बैलेंस से देखना चाहता हूँ, एक एक एंट्री पास करके कैसा होगा, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। यहाँ पे CGST SGST, ठीक है। अब क्रेडिट बैलेंस भी देखना चाहता हूँ, मैंने कितना उसको पे किया है आप बताइए। मैंने बैंक से पे किया है, एंट्री देखिए और फिर बताइए कितना पे किया है, 1 लाख रुपीज। ठीक है, बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी का जो है मैं 2 महीने बाद, लेकिन 2 महीने बाद कितना पे करना है। तो मेरा देखिए टोटल वैल्यू कितना था, मेरा 2 लाख का मशीन था प्लस 36,000 मेरा टैक्स था, तो 2,36,000। अब उसमें से 1 लाख मैंने बैंक से उसको दे दिया चेक। बाकी मैं क्या करूंगा, 1,36,000 का मैं क्रेडिट खड़ा करूंगा, जिसको मैं बाद में पे करने वाला हूँ। तो ब्राइट इंडस्ट्री के नाम का मैं अकाउंट बनाऊंगा, उसको मैं एज अ क्रेडिटर खड़ा कर दूंगा। तो ठीक है भाई, टोटल वैल्यू कितना हो रहा है मेरा, 2,36,000 भाई, सेम जितना आपका डेबिट बैलेंस रहना चाहिए था। हमने मशीन खरीदी थी 2 लाख रुपीज की, 18,000 आपका CGST था, 18,000 आपका SGST था। तो देखिए दोनों का टोटल मैच हो रहा है, मतलब ये एंट्री भी हमारा सही है। सिंपल, देखिए जब भी आप परचेज करेंगे उस पर टैक्स लग रहा है तो उसके साथ आप वो इंक्लूड कर देंगे। आप कुछ सेल कर रहे हैं, आप टैक्स लगा रहे थे, उसके साथ वो इंक्लूड कर देंगे हमेशा। ऊपर उसका टैक्सेबल वैल्यू लिखना है, यहाँ पे जैसे हमने 2 लाख टैक्सेबल वैल्यू लिखा है, उसके नीचे उसका टैक्स वैल्यू लिख देना है। तो टोटल मिलके जब आप एंट्री पास करेंगे, आपका मशीनरी अकाउंट ओवरऑल कितने से डेबिट होगा, आपका वो डेबिट होगा 2,36,000 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आज का हमारा 2 जनरल एंट्री,
क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कल की वीडियो में हम इस टॉपिक से, जो जर्नल एंट्री हमारा टॉपिक है, उसका आगे का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, साथ में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।